अब रुक करेंगे जरूरी बहस का। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय रणनीति ग्रुप की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए अहम बैठक की। खास बात यह कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जहां एक तरफ कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, वहीं अब एनडीए भी पलटवार की तैयारी कर चुका है। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र में सियासी संग्राम तय माना जा रहा है। खास बात यह भी है कि विपक्ष के कई घटक दलों के एनडीए में जाने से विपक्ष की एकजुटता और संख्या बल पर भी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार की चुप्पी से बड़े सियासी उलटफेर के संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि सरकार का फोकस मॉनसून सत्र के दौरान कई बिल लाने को लेकर रहेगा, जिसमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी भी जारी है। इस दौरान मॉनसून सत्र पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। वहीं सरकार का फोकस विपक्ष के मुद्दों को काट निकालने में रहने वाला है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि मॉनसून सत्र में किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। सवाल ये भी कि विपक्ष के मुद्दों का काट निकालने की सरकार की तैयारी क्या है। एक सवाल ये भी कि आखिर सत्र के दौरान किसकी रणनीति को बल मिलता हुआ नजर आएगा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार है, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। सत्र में संग्राम के आसार नजर आ रहे हैं। मर्जर और एनडीए का दामन थमने की चर्चाओं ने सियासी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। सरकार मजबूती के साथ सत्र में विपक्षी दलों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयारी कर रही है। मौजूदा मुद्दों पर जहां विपक्ष आक्रामक नजर आएगा, वहीं सरकार उसका काट निकालने की रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। किसकी रणनीति कितनी कामयाब होने वाली है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर लेफ्टिनेंट कांडपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप जी, पहला सवाल आपसे। मॉनसून सत्र शुरू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। दोनों ही दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से बैठकों का दौर जारी है और कुल मिलाकर के मॉनसून सत्र में घमासान के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि जहां विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता, वहीं सरकार अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। हाल ही में आज बैठक भी हुई और कहा यह जा रहा है कि यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि मॉनसून सत्र से कुछ ही दिन पहले ये जो बैठक बुलाई गई है, विपक्ष के तमाम सवालों को लेकर के एजेंडा भी तैयार किया जा रहा है। कई कानून भी इस मॉनसून सत्र में पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या कुछ खास मॉनसून सत्र में देखने को मिल सकता है? मानसून सत्र की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है। बैठकों के दौर जारी हैं, एक के बाद एक बैठकों के क्रम हम देख रहे हैं और मकसद बिल्कुल साफ है कि इस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष अपने मुद्दे पर विपक्ष को बैकफुट पर लाना चाहेगा, तो उधर दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति सरकार की घेराबंदी करने की है। ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि विपक्षी खेमे में सेंध लगी है, जो सांसदों की टूट हुई है, उसके बाद विपक्ष को कॉर्नर करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से एक जोरदार रणनीति बनाई जा रही है परिसीमन विधेयक को लेकर। हालांकि सरकार ने उसका एजेंडा साफ नहीं किया है और जो बुलेटिन आया है उसमें अन्य विधेयक तो शामिल हैं, लेकिन जो नजरें हैं, क्या परिसीमन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक, जिसको लेकर जोड़ते हुए पिछली बार एक संग्राम देखने को मिला था और विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया था, ये कहते हुए कि ये परिसीमन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और ये कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनकी आकांक्षाएं पूरा नहीं करता है। हालांकि सदन में जब बयान दिया था गृह मंत्री अमित शाह ने, तब उन्होंने कहा था कि इसमें साउथ के जो राज्य हैं उनको 50% सीट बढ़ाई जाएंगी, लेकिन विपक्ष ये चाहता था कि इसमें पूरी तरीके से बिल में समाहित किया जाए, शामिल किया जाए, तभी ये तस्वीर साफ होगी। तो इसको लेकर गतिरोध बना रहा था और उसके बाद ये बिल गिर गया था, पारित नहीं हो पाया था। तो एक जीत बताई थी विपक्ष ने अपनी, लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं। जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी की टूट हुई, उसके बाद टीएमसी की टूट हुई और उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की टूट हुई, अब शरद पवार की पार्टी की 8 सांसदों पर नजरें हैं, अन्य पार्टियों पर नजरें हैं, ये कहा जा रहा है। तो समीकरण बदले हुए हैं पूरी तरीके से और जो सत्ता पक्ष है वो अपना गणित मजबूत करने में जुटा है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी आंकड़ा जो है उसको जुटाने की जद्दोजहद देखने को मिल रही है। इसीलिए एक के बाद एक देख रहे हैं हम, राज्यसभा में भी इस्तीफे हुए हैं और उसके बाद जिस तरीके से समीकरण बदलते हुए नजर आ रही हैं,
इसमें पूरी तरीके से सरकार इसको लेकर जोर लगा रही है कि वो ऐन वक्त पर अपनी रणनीति सदन के पटल पर जाहिर करेगी। और इस बीच कई आप देखेंगे इस सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जो अचानक चौंकाने वाले रहेंगे और इसको लेकर ऐन वक्त पर सदन के अंदर ही रणनीति बनेगी। तो पूरी तरीके से एक तरफ विपक्षी खेमा है जो ये दावा कर रहा है कि भले ही समीकरण बदले हों लेकिन वो एकजुट हैं और ये उनकी एकजुटता सदन के पटल पर दिखेगी। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी अपनी रणनीति बनाई है और बैठक आज जो एनडीए की बैठक रही है उसमें विशेष तौर पर मंथन हुआ है। जो राजनाथ सिंह ने उसकी अगुवाई की है, इसमें वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी, गृह मंत्री की मौजूदगी, अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही है। तो पूरा लबोलुआब यह है कि पूरी तरीके से मंथन कर रही है सरकार और कहीं ना कहीं कॉर्नर किया जाए विपक्ष के मुद्दों को जो उठाने वाले हैं, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विवाद हो या फिर जो अन्य विधेयक हैं, इसके अलावा राज्य से जुड़े विषय हैं, छात्रों की आवाज बुलंद करने की राहुल गांधी जिस तरीके से जो आजमाइश कर रही हैं, आज देहरादून में है तो इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। ये अलग अलग मुद्दे हैं जो इस सत्र में छाए रहेंगे। और इसके अलावा भी अर्थव्यवस्था की मोर्चे की बात हो, विदेश नीति के मोर्चे की बात हो, इस पर सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए यहाँ पर विपक्ष जो आजमाइश करेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरी रणनीति को भांपते हुए सत्ता पक्ष आक्रामक है और वो अब अपनी रणनीति बना रहा है। और इसलिए वंदे मातरम जैसे जो विधेयक है उस पर जिस तरीके से यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया है तो इसके जरिए राष्ट्रहित का मुद्दा प्रमुख तौर पर लाया जाएगा। जैसे कि हमने देखा प्रगति कि जब वंदे मातरम बिल विधेयक और इसको लेकर आगे बढ़ा गया तो विपक्ष को कॉर्नर किया गया था सरकार की ओर से। तो वही रणनीति कमोबेश लगती है कि विपक्ष को राष्ट्रहित के मुद्दों पर कॉर्नर करने के लिए सरकार अपनी रणनीति मजबूत बना रही है, जोरदार बना रही है। और कहीं ना कहीं एक जो गतिरोध टकराव है वो इस हंगामेदार सत्र के दौरान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से ललित जी, संग्राम तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन खास बात यह है कि सत्र शुरू होने में महज 3 दिन का समय और उससे पहले बड़े सियासी उलटफेर नजर आ रहे हैं। चूंकि जिस तरह से परिसीमन बिल को लेकर के विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल खड़े हुए, हाल ही में जिस तरह से सुप्रिया सुले ने संकेत दिए सत्ता पक्ष के साथ आने के, एनडीए के साथ में, और उसके बाद संजय राउत का यूटर्न देखने को मिला। और उससे भी ज्यादा खास बात हुई कि कई दलों के एनडीए में जाने से विपक्षी दलों की एकजुटता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। चूंकि विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर के इंडिया ब्लॉक बनाया गया था कई बार, हालांकि इसमें टूट के संकेत भी देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल जो सियासी घटनाक्रम परिसीमन बिल को लेकर के देखने को मिल रहा है और ठीक मानसून सत्र से पहले, क्या इसका असर मानसून सत्र में देखने को मिला? चूंकि रणनीति दोनों पक्षों की तैयार है, विपक्ष घेरने की तैयारी में और सरकार इसका काट निकालने की रणनीति तैयार कर चुकी है, लेकिन क्या इस परिसीमन बिल का मुद्दा भी संसद में गूंजता हुआ नजर आएगा? और अगर आएगा तो उस पर क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी? देखिए, जो आज की बैठक हुई है, आज की बैठक में जिस तरीके से रणनीति बनी है इस पूरे मानसून सत्र को लेकर, उसमें एक बात साफ हो गई है कि सरकार ने जिस तरीके से ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि सरकार किसी भी बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या में नंबर हैं। यानी कि पिछली बार हमने देखा था प्रगति की परिसीमन बिल को पास कराने के लिए जिस तरीके से सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, बिल्कुल इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। यानी कि सरकार के पास नंबर पर्याप्त संख्या में है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनडीए की जो योजना है, एनडीए की योजना में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार जो 19 तारीख को बैठक होगी उसमें ये रखेगी सामने कि सरकार पहले महत्वपूर्ण बिलों पर बात करना चाहती है। और उन महत्वपूर्ण बिलों में आज कुछ बिलों की जानकारी भी सामने आई है। उनमें एक इनकम टैक्स का बिल है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक बिल है, इसके अलावा कई अन्य कानून भी हैं। 5 कानून हैं जिनको जो 5 बिल हैं इस बार जिनको कानून का रूप देना है और उसी को लेकर जो है कवायद चल रही है। तो ये 5 तो आने ही आने हैं। लेकिन रही बात दूसरा परिसीमन बिल की, जो आपने कहा कि क्या वो आएगा या नहीं आएगा, तो संभवतः है पूरी जिस तरीके से सरकार की कोशिशें नजर आ रही हैं, अंदर खाने जिस तरीके से तैयारी हो रही है, उससे ये मानकर चला जा सकता है कि परिसीमन बिल इस बार आने जा रहा है। और सिर्फ आने नहीं जा रहा है बल्कि वो पास भी होने जा रहा है। पिछली बार हमने देखा था डिस्कशन के दौरान जिस तरीके से वो बिल पास होते होते रह गया था और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया था कि आप सदन को 1 घंटे का समय दे दीजिए, आप लोग जिस मांग को रख रहे हैं उस मांग को भी हम इसमें जोड़ देते हैं और इस बिल को आप लोग पास कर दीजिए। अब नंबर गेम की बात अगर देखी जाए तो सरकार के पास पर्याप्त संख्या में नंबर है। और अगर एक डेवलपमेंट को और आप नजर रखें प्रगति, कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मांग रखी है कि ऑल पार्टी मीट हो,
इसके अलावा बिल्कुल। एक विशेष बैठक हो, और उस बैठक में का उद्घाटन। उस बैठक के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि बिलों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार से ये बात पिछली बार के डिस्कशन में उठी थी कि सरकार बिल टेबल तो कर देती है और उसमें उसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाता है, लेकिन जो मेंबर्स हैं, जो पार्टियां हैं सरकार के अलावा, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके सांसदों को पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो ये भी उन्होंने एक मांग रखी है। तो यानी कि कुल मिलाकर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस पूरे मौजूदा सियासत समीकरण को, कि कांग्रेस भले ही इस बात को लेकर इनकार कर रही है कि वो इस पूरे बिल का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं, क्योंकि नंबर गेम उनके साथ नहीं है अब, तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि कांग्रेस आखिरकार जो अपने संशोधन लाकर और इस पूरे मामले में अपनी बातें रखकर, अपने कंसर्न रखकर इस बिल का समर्थन एक तरीके से कर सकती है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार भी इस बार जो है सभी दलों के साथ बातचीत के साथ एक तरीके से मसौदे को आगे लेकर जाने की तैयारी कर रही है, और सरकार की कोशिश है कि जितनी गिले शिकवे थे इस पूरे मामले में, उन सारे मामलों को दूर किया जाए और उसके बाद इस बिल को आगे चल के पास कराया जाए, क्योंकि ये बिल किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये बिल सभी पार्टियों से जुड़ा हुआ है और देश से जुड़ा हुआ है। और इसी मन में जिन जिन मामलों को लेकर विपक्षी दलों की जो मांग है, उस मांग को लेकर अगर सरकार कंसर्न करे, क्योंकि ये काम तो होना ही है, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, क्षेत्रों का दायरा लगातार बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में एक विशेष बात यह है कि देर या सवेर इस बिल को इस बार मानसून सत्र में जो है हरी झंडी मिल सकती है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बिल का भविष्य क्या होने वाला प्रदीप जी, ये तो भविष्य के घर में है। जब मानसून सत्र शुरू होगा उस दौरान घमासान जो देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर एक और निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ललित जी ने भी जिक्र किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में पीएम मोदी को पत्र लिखा था, परिसीमन बिल को लेकर के सर्वदलीय बैठक की मांग भी की थी। उधर शरद पवार की चुप्पी बहुत बड़े सियासी उलटफेर के संकेत भी दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं। चढ़ावा चोरी एक ऐसा मुद्दा जो निश्चित रूप से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के विपक्ष ने भरसक राजनीति की और इस राजनीति पर विराम लगाते हुए ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि विपक्ष की तरफ से जो राजनीति की गई उस पर विराम बीजेपी ने लगाया राम मंदिर का निर्माण करवा करके। लेकिन अब ये चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है और इस पर जांच बिठाई गई है। सीएम योगी से बार बार दोषियों को नहीं बख्शने की और कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। क्या इस मुद्दे के इससे संबंधित भी कोई बहस की जा सकती है? इसके अलावा महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में संकट बना हुआ है, ईंधन संकट बना हुआ है और ईंधन को लेकर के जो प्रधानमंत्री बार बार अपील भी करते आए, उसके पेट्रोल और डीजल के दामों में भी जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। मानसून सत्र में ये मुद्दा कितना गर्माता हुआ नजर आएगा? देखिए, अलग अलग मुद्दे रहेंगे और निश्चित तौर पर जो मौजूदा राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर तो बहस गर्म रहेगी, लेकिन जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला विवाद सामने आया उसके बाद विपक्ष ने इस पर, क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और जिस तरीके से इसको लेकर आस्था पर राजनीति करने के आरोप विपक्ष लगाता है, तो इसको धारदार मुद्दा ये लग रहा है और इसलिए इस पर विशेष तौर पर इस मुद्दे को उठाने की तैयारी बाकी विपक्षी दलों ने जोर शोर से की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जो अपनी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक थी उसमें चर्चा की थी और उसके बाद जो बयान सामने आया वो सीधे तौर पर दिखा रहा था कि आक्रामक तरीके से सरकार को घेरा जाएगा। इधर सरकार की रणनीति साफ है कि वो अन्य मुद्दों को लेकर और खास तौर से जो राजनीति के मुद्दे हैं उनको आगे करेंगे और कॉर्नर करेंगे विपक्ष को। बड़े सवाल ये है कि जिस तरीके से सेंध लग रही है विपक्षी खेमे में, एक के बाद एक सांसद टूटे हैं और जिस तरीके से गणित बदला है, तो ये निश्चित तौर पर एनडीए के कुनबे को बढ़ाता है, विपक्ष को कमजोर करता है। लेकिन विपक्ष खासतौर से अगर देखें क्षेत्रीय दलों की ताकत अगर उनकी कमजोर होती है तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लिए भी ये स्थिति एक अलग राजनीतिक परिस्थितियों में सहज करने वाली हो जाती है कि उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ तय हो जाता है और इसलिए उनके लिए भी ये स्थिति, जब क्षेत्रीय दल कमजोर होते हैं तो उनको मुफीद लगती है। इसलिए कई ऐसे अगर उनके बीच के अंदर की आवाजें हैं जो इस स्थिति को अपने लिए सहज पाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पर असर डालती हैं और इसीलिए शरद पवार की पार्टी में क्या संभावित टूट जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हैं, सुप्रिया सुले के बयान का जिक्र हुआ है और जिस तरीके से परिसीमन विधेयक को लेकर जो समर्थन की बात है उस पर जब बिल आएगा तो वो अध्ययन करने के बाद निर्णय लेंगे
क्योंकि जो 50% सीटें बढ़ाने की बात है वो बिल में प्रारूप में होनी चाहिए, ये विपक्ष की मांग है और इसीलिए इस पर वो चर्चा करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इसको महिला आरक्षण विधेयक से अलग रखा जाए, तो ये एक बड़ी मांग है और इस पर क्या सहमति बनती है, सरकार सदन पटल पर ही रणनीति साफ करेगी और ये चौंकाने वाला मौका होगा। इसमें विपक्ष को एक रणनीतिक तौर पर मात दी जाएगी और इसलिए जब नंबर गेम से लेकर आश्वस्त होगी सरकार तभी इस विधेयक को लाएगी। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि विधेयक ले आए और एक मैसेज देने के लिए पॉलिटिकल आपने इस विधेयक को आगे कर दिया। वैसे नंबर गेम बाकी विधेयकों के लिए आसान है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। उसके लिए जो पिछली बार 54 सांसद कम हो गए थे, कुछ आंकड़े जुटाए हैं, लेकिन अभी भी वो दूरी बनी हुई है। हाँ, कुछ दल एब्सेंट कर सकते हैं, कुछ दल एन वक्त पर पाला बदल सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब तक ये गणित पूरी तरीके से सरकार साध नहीं लेती तब तक इस विधेयक पर सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। इसको लेकर सस्पेंस है। चौंकाने वाला निर्णय क्या होगा ये सदन के पटल पर देखने को मिलेगा। तो अभी स्थिति जो बुलेटिन आए हैं उसमें कई विधेयकों का जिक्र है और सिलसिलेवार अगर आपको मैं बताना चाहूं तो निश्चित तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। इसमें इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026 ऑर्डिनेंस की जगह लेने के लिए है। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या अमेंडमेंट बिल है जो बुलेटिन में आया है और ये ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। इसके अलावा जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, इसमें अमेंडमेंट बिल 2026 ये लिस्ट में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का रोकथाम अमेंडमेंट बिल 2026 जो कि वंदे मातरम के अपमान से जुड़ा हुआ विधेयक है, इसको एक राष्ट्रीय हित का मुद्दा बीजेपी बनाएगी, ये दिखाई देता है। इसके अलावा माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल है 2026। इसके अलावा सरकार 2 पहले के बिल पर भी विचार करेगी। इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है 2026, जिसे 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्ष ने विरोध किया था केरल में चुनाव से पहले और चूंकि वहां पर फंडिंग होती है इसलिए इसका विरोध था, तो ये लटक गया था। इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 जिसे 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और ज्वाइंट कमेटी को भेजा गया था, ये भी लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा बाकी विधेयकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो चौंकाने वाली बात यह होगी कि क्या वो विधेयक आएंगे, परिसीमन विधेयक की बात करें या फिर अन्य जो कई ऐसे एंड टाइम पर सरकार चौंकाने वाले निर्णय करती रही है जिससे विपक्ष असहज होता है, वो चीजें सामने आ जाती हैं। मुद्दे हो या तमाम बहस हो, वो डिबेट डाइवर्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं इस सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दे छाए रहने के पूरे आसार हैं। तो निश्चित तौर पर कई बड़ी बातें होने वाली हैं। दूसरा, जो मंगलवार को बैठक होती है जो पार्लियामेंट्री पार्टी की एनडीए की, उसको मंगल मिलन का नाम दिया गया है और इसके जरिए प्रधानमंत्री का इसमें संबोधन भी होगा। तो उस दौरान एजेंडा सेट हो जाएगा इस सत्र का, पूरी तरीके से ये दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे हैं और मुद्दों को साधने के लिए सत्ता पक्ष पूरी जोर आजमाइश कर रहा है, इसलिए एक के बाद एक बैठक आप देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप सर्वदलीय बैठक जो सरकार की ओर से बुलाई गई है रविवार को संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से, इसके अलावा अन्य बैठकें जो चल रही हैं विपक्ष के खेमे की ओर से भी, वो भी अपनी रणनीति बना रही हैं। लेकिन मुद्दे गर्म हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों को लेकर इस सत्र के पूरे हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। निश्चित रूप से ये ललित जी बहुत बड़ा सत्र होने वाला है क्योंकि सियासी संग्राम इस सत्र में देखने को मिलेगा। चूंकि विपक्ष की रणनीति को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार का एजेंडा क्लियर है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन विपक्ष इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। और लेकिन खास बात यह भी कि विपक्ष की एकजुटता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को लेकर के भी तमाम सवाल उठाए गए। एक एसआईआर का भी एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के विपक्ष काफी मुखर होता हुआ नजर आया। क्या एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है या विपक्ष की तरफ से कोई आवाज उठाई जा सकती है? देखिए, एसआईआर को लेकर तो इससे पहले सदन में चर्चा हो चुकी है और हालांकि उसको नाम एसआईआर का नहीं दिया गया था, लेकिन उस पर चर्चा विस्तार से हो चुकी है और सरकार जो है मान चुकी है विपक्ष की इस मांग को। तो उम्मीद तो इस बार ये है कि इस बार इस पर चर्चा नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 दिन का सत्र है, 19 दिन के सत्र में 16 दिन की सिटिंग है। तो आप ये मानकर चलिए कि 16 दिन में जो कुछ होना है उसमें महत्वपूर्ण बिल भी आने हैं, इसके अलावा सदन का रोज का कामकाज भी होना है और इसके अलावा राम मंदिर से लेकर के मिडिल ईस्ट का संकट और इसके अलावा देश में महंगाई, इन सारे मुद्दों को लेकर भी विपक्ष लगातार हंगामा करेगा, ऐसी उम्मीद है।
क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का संकट पैदा हुआ, इस बीच प्रधानमंत्री की ओर से अपील भी की गई कि देश में सोना ना खरीदें, और कई हमने देखा कि जब मिडिल ईस्ट के संकट के बीच में सरकार की ओर से तैयारियां की गई थी, सिलेंडर की अवधि बढ़ाई गई थी, उस वक्त भी विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि एक संकट आने वाला है, आपने क्यों नहीं माना इस बात को, और उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में संकट देखना पड़ा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से परिस्थितियां इस बार मानसून सत्र में दिख रही हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण है, और सरकार अब किस तरीके से इन सारी रणनीति को पार करते हुए कैसे आगे बढ़ती है, कैसे अगर क्या परिसीमन बिल लेकर आती है नहीं लेकर आती है, इस पर जो है सबकी नजर बनी हुई है। नंबर गेम को लेकर भी फिलहाल तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के पास नंबर हैं, और सरकार के सूत्र भी ये दावा कर रहे हैं कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या में नंबर हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से जब ये सदन में आएगा उस वक्त क्या होगा, क्या कुछ पार्टियां अब्सटेन करेंगी या कुछ और परिस्थिति पैदा होगी, तो वो सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार परिसीमन बिल आ सकता है, और अगर आया तो फिर वो पास हो सकता है। जी, निश्चित रूप से 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है संसद का मानसून सत्र। दोनों पक्षों की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। अब देखना यही होगा कि मानसून सत्र में परिसीमन बिल को लेकर के क्या चर्चा होती है और क्या इस दौरान ये बिल पास हो पाता है या नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही।